Hello everyone. So here I am today again with a new topic to discuss. The topic is Jan Vishwas Bill. What is this Jan Vishwas Bill about? So Jan Vishwas Bill is about कि गवर्नमेंट आप पर विश्वास कर रही है, आप गवर्नमेंट पर विश्वास करो. नहीं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट इस बिल के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में इन द विंटर सेशन ऑफ लोकसभा. और देखते हैं इसमें देयर हैज बीन मैनी प्रोविजन, मैनी अमेंडमेंट्स और बहुत सारे प्रोविजंस थे जो पेंडिंग थे. बहुत सारे लॉज, बहुत सारे लेजिस्लेशंस ऐसे थे जो कि रिडंडेंट हो गए थे विद टाइम, आउटडेटेड हो गए थे. देयर वर सम लॉज जो कि प्री इंडिपेंडेंस लॉज हैं, देयर वर सम लॉज जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉज हैं, बट वो रिडंडेंट हो गए थे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. सारे के सारे लॉज ऐसे थे जो रिडंडेंट हो गए थे. और द नीड ऑफ द आवर इज कि हम अपनी इंडस्ट्री को, इंटरनल ट्रेड को, इन सब चीजों को मजबूत करें. और इस वक्त में अगर हम कंप्लायंसेस, रूल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे तो कभी भी इंडस्ट्री मजबूत नहीं हो पाएगी, स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फेसिंग अ फेज ऑफ स्टैगफ्लेशन इन आवर कंट्री. और अगर ऐसे में हम इकोनॉमी को एक मैकेनिकल पुश नहीं देंगे तो इकोनॉमी के ग्रो होने का, इकोनॉमी के स्ट्रेंथन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. तो दिस इज लाइक अ पुश फॉर इंडस्ट्री अगेन. इससे क्या प्रमोट होगा, जैसे कि हम बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत ला रहे हैं, हम ई श्रम पोर्टल खोल रहे हैं, हम लेबर लॉज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम असीम पोर्टल, एमएसएमई को मुद्रा लोन, मुद्रा योजना. तो ये सारी स्कीम्स इसीलिए हैं कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियल माइंडसेट को बढ़ाएं, इंडस्ट्रियल माइंडसेट को पैन इंडिया लेवल पर बढ़ावा दें. उससे होगा क्या, उससे इंडिया विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब. हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटेटिव हो. उसके लिए हम एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, क्वालिटी से रिलेटेड स्कीम्स जैसे जेड स्कीम है, वो सारी स्कीम्स ला रहे हैं. तो दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, और लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया मिस्टर पीयूष गोयल ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं फिलहाल. दिस बिल वाज पुट फॉरवर्ड बाय डीपिट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट. सो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक नए कोर्स के साथ आ रहे हैं एट मलुका आईएएस. द कोर्स इज फॉर जीएस फाउंडेशन. जो बच्चे 2024 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, देयर इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर देम ओनली फॉर 21,499 रुपीज प्लस जीएसटी. इस कोर्स के अंदर क्या क्या आता है, हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं. दोस्त फैसिलिटीज आर, हम आपको एनसीईआरटी के सेशंस देते हैं, 2.5 आवर्स की जीएस की क्लास होती है आपकी. उसके अलावा देयर आर 1-to-1 मेंटर सेशन. एक मेंटर आपके लिए अलॉट किया जाता है और वो मेंटर आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है, मेंस के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. और वो बहुत ही डायरेक्टिव, बहुत ही मैनेज्ड वे में आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो आगे बढ़ती है, राइट. तो दिस कोर्स इज ओनली फॉर 21,499 रुपीज प्लस जीएसटी, which was earlier for 60,000 rupees, and you can pay this much sum in just 11 EMIs. So this is a very important announcement. Let's carry forward with our topic for today. So गवर्नमेंट केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करना चाहती. गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करेगी कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेगी, इसको गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहती है विद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी एट द स्पॉट बहुत कम हो, कोई गवर्नमेंट प्रोफेशनल, गवर्नमेंट पर्सनल ना हो, जबकि एक पोर्टल हो, एक सर्टेन पोर्टल हो जो आपको हर तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करे. लाइक मैंने आपको बताया असीम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, लाइक श्रम सुविधा पोर्टल, या फिर बहुत सारे प्रोफार्माज में स्पाइस प्लस की हम बात करें, या फिर हम एजाइल पोर्टल की बात करें, एजाइल प्रो. तो ये सारे प्रोफार्माज किस लिए हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करना है, पैन से रिलेटेड, टैन से रिलेटेड, जो भी आपकी जीएसटी नंबर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो एक सिंप्लीफाइड मैनर में एक पोर्टल में दी हुई हैं. उन सारी क्वेरीज को आप वहां पर रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज फॉर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट हर जगह अवेलेबल होगी, बट किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, फैसिलिटेटिव फॉर्म में, ना कि रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में. गवर्नमेंट आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी डेवलपमेंट करने में,
unless you are not causing havoc to the society, unless you are not doing anything illegal, right? So इसका फायदा हमें मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एप्लीकेशन जो है हमने इंडिया के लिए मेक इन इंडिया स्कीम लाए, फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके अलावा हमने मुद्रा लोन योजना, और इसकी वजह से हमने बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते थे पहले, उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंप्लायंसेस को ईज आउट किया है, हमने लैंड एक्विजिशन को ईज आउट किया है। तो इन सारी ईजिंग आउट प्रोसेसेस के थ्रू हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रमोशन वी आर सीइंग दैट आर जो कि जिग-जैग चल रहा था हमारा एक टेंडेंसी इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो लगातार ग्रोथ की तरफ, शार्प ग्रोथ की तरफ गया है। इफ यू सी हियर, तो 2014 में आपको हमारी रैंकिंग दिखेगी विच वाज 142, 2015 में वो रैंकिंग 133 हो जाती है, स्टैग्नेंट रहती है, उसके बाद और भी ज्यादा कम हो जाती है, एंड वी वर इन 3 डिजिट का अप्रोच था हमारा टिल 2018 के बाद हमें एक बहुत शार्प जंप मिलता है विच इज ऑफ 23 रैंक्स, मतलब हम 77th रैंक पर पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद 2019 एंड 20 में वी सस्टेन द रैंक ऑफ 63। इससे हमें यह पता चलता है कि वी बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मैनी स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हमें क्या लगातार राइज देखने को मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, राइट, और हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई। इसके बाद 2020 के बाद वर्ल्ड बैंक ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग्स वो पब्लिश करते थे उसको बंद कर दिया, राइट, बट हमने एक सिग्निफिकेंट नंबर का ग्रोथ देखा, और वो ग्रोथ लगातार बढ़ती ही चली जानी है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको हम, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो दीज आर 10 पैरामीटर्स, जिसमें कि स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है आपकी कंट्री में, देन लेबर मार्केट रेगुलेशन, अगर आपको बिजनेस करना है, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए यू नीड लेबर, यू नीड मैन पावर, एंड देन डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, आप कहीं पर कंप्लायंसेस बेस्ड ऑर्डर होता है, आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कहीं पर नहीं कर सकते हो, तो उनको भी कंप्लायंसेस को भी ईज आउट किया गया। आप जानते हैं जैसे कि कई सारे ऐसे एरियाज जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आते थे, वहां पर भी गवर्नमेंट ने ईज आउट किया, उनकी जो लिमिट थी उनको शॉर्टन किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा सकें। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चोरी की जाती थी, उनका बिल लोग नहीं पे करते थे, उसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बना दिया थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ लाइक डिजिटल बिल्स। उसके बाद रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड नए नए बिल्स आए, लैंड एक्विजिशन और लैंड ओनरशिप से रिलेटेड नए नए एक्ट्स आए, जिन्होंने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फर्दर स्ट्रेंथन किया। अब जो जन विश्वास बिल है, इट इज नॉट अ सर्टेन बिल जिसके कुछ की प्रोविजंस हो, ये एक ऐसा बिल है जो बहुत सारे बिल्स का एक्यूमुलेशन है, और उनमें जिन अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, उन सारे बिल्स, उन सारे लेजिस्लेशंस में जो अमेंडमेंट हमने किए थ्रू जन विश्वास बिल किए, राइट। तो जैसा कि हम देखते हैं जन विश्वास बिल 2022, इसमें कुल 42 एक्ट्स जो हैं, 42 लेजिस्लेशंस हैं, उनमें हमने अमेंडमेंट किया है, और उसमें से कुछ बिल हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, विच आर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट। इसमें कुछ इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाता था, क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती थी आपके ऊपर, उस क्रिमिनल लायबिलिटी को हटा दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, एंड अब आपके ऊपर केवल सिविल लायबिलिटी आएगी। तो आपका इंप्रिजनमेंट का फियर नहीं रह जाएगा। बिकॉज आपके पास इंप्रिजनमेंट का फियर नहीं रह जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है, बट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़े। लोग डरे नहीं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करने गए तो हमें गवर्नमेंट जेल में डाल देगी, राइट। सेकेंड इज इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको भी इसकी जो लाइबिलिटीज है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज, उनको भी डीक्रिमिनलाइज किया गया। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इसके साथ ही और बाकी के 37, मतलब कुल मिलाकर के 42 एक्ट्स हैं जिनके कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया गया, जिनमें डीक्रिमिनलाइज किया गया, कई सारी उसमें पेनाल्टीज लगाई गई, मॉनेटरी पेनाल्टीज लगाई गई, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजिंग सर्टेन ऑफेंसेस विद मॉनेटरी पेनाल्टीज। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में जो काउंटरफीटिंग ग्रेड मार्किंग, जब हम किसी भी अनाज को हार्वेस्ट आता है तो उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसकी ग्रेडिंग में उसकी मार्किंग, ग्रेड मार्किंग होती है। अगर उसकी ग्रेड मार्किंग को कोई काउंटरफीट करता है तो यहां पर सजा होती थी अप टू 3 इयर्स। उस सजा को हटा करके गवर्नमेंट ने उस पर मॉनेटरी पेनाल्टी लगा दी, विच इज
फॉर 8 विच इज ओनली 8 लाख रुपीज। तो इस वजह से क्या है, मॉनेटरी पेनाल्टी लग रही है, ना कि इंप्रिजनमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। तो इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर फिर भी आपको 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मगर आप फिर से उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, नॉट इन दोज इलीगल एक्टिविटी, राइट। तो दिस इज अ गुड स्टेप फॉर इंडस्ट्री के, अगर उससे देखें पर्सपेक्टिव से। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, उसमें ब्रीच जो था वो 3 इयर्स तक वो भी इंप्रिजनमेंट कॉज करता था, बट अब वो इंप्रिजनमेंट कॉज नहीं करेगा। दिस इज there will be a fine of up to 5 lakh rupees replaces with a penalty of 25 lakh rupees, right? तो इसको भी ease down किया गया। Then revision of fines and penalties, कई सालों से ऐसे कुछ fines and penalties थे जहां पर आप बहुत बड़ा क्राइम भी कर रहे हो फिर भी आपके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन है, बिकॉज इनैक्टमेंट जब हुआ था 1940s में 5,000 की रकम बहुत बड़ी रकम होती थी, बट आज 5,000 कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे एक्ट्स की पेनाल्टीज बढ़ाई गई और उनमें यह बोला गया कि हर 3 साल में हम उसका कॉस्ट 10% बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 30 इयर्स में द कॉस्ट विल बी डबल्ड। तो कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेशन आ गया था हमारे लॉज में, हमारे लेजिस्लेशंस में, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। देन अपॉइंटिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स क्या है, किसके ऊपर कौन सी सिविल लाइबिलिटी आई है, उसके ऊपर क्या फाइन लगना है, उसको समन कैसे किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजों के लिए वी हैव टू अपॉइंट एन एडजुकेटिंग ऑफिसर भी, उसके लिए भी इसमें प्रोविजंस हैं। देन देयर इज ऑल्सो एपेलेट मैकेनिज्म। अगर किसी के ऊपर कोई सिविल लाइबिलिटी आई है और उसको लगता है कि उसके ऊपर ये गलत तरीके से इंपोज कर दिया गया है, ही कैन गो टू द हायर अथॉरिटीज एज वेल। जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई सिविल लाइबिलिटी आती है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यू कैन गो फॉर एनजीटी, यू कैन गो फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और वहां पर जाकर आप अपील कर सकते हैं, राइट। Then comes the last slide. What are the impacts of the bill? What would be the impacts of the bill? So this bill will reduce the burden of judiciary, क्योंकि सारे क्रिमिनल केसेस को सुनने में जुडिशरी को बहुत ज्यादा वक्त जाया करना पड़ता है, और अगर हम इन सारे क्रिमिनल केसेस को पेनलाइज कर देंगे थ्रू मॉनेटरी टर्म्स, तो हर एक केस को ट्रायल प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा, और जब ट्रायल प्रोसेस कम होंगे तो एब्सोल्युटली जुडिशरी का जो बर्डन है वो कम होगा ही होगा। एपेलेट में जरूर जाएंगे केसेस, बट एपेलेट मैकेनिज्म में बहुत कम लोग जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज खराब ना हो, खत्म ना हो। इट विल हेल्प इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिमूविंग द फियर ऑफ इंप्रिजनमेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा और इंप्रिजनमेंट को के डर को हटाएगा। द फियर ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस इज अ मेजर फैक्टर जो कि इंडिया को आज तक इंडस्ट्रियल हब बनने से रोकता रहा है। नन ऑफ द लेजिस्लेशंस, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस थे जो कभी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए नहीं थे। हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम लेजिस्लेशंस लाए, बट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमने कभी भी लेजिस्लेशन नहीं निकाले। हमने कुछ लेजिस्लेशंस जो हमारे आए, कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए, दोज प्रोविजंस और प्रमोशन जो होता था वो कोर इंडस्ट्री के लिए था, नॉट फॉर एमएसएमई, नॉट फॉर फूड से रिलेटेड एफएमसीजी इंडस्ट्री, राइट। A web of outdated rules and regulations causes trust deficit. अगर अभी हमारे यहाँ कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है फॉर इन्वेस्टमेंट और हम उससे बोल देते हैं कि 1930s का एक लॉ है जो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है, तो इट विल चोक फर्दर इन्वेस्टमेंट, इट विल चोक फर्दर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर हम बोल देते हैं कि आपको कोई एक 1920s का लॉ है जो कि कंस्ट्रक्शन करने से रोकता है, लैंड एक्विजिशन से रोकता है, तो इट विल फर्दर चोक आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि हम नॉर्म्स, कंप्लायंसेस को डीरेगुलेट करें, कम से कम रेगुलेट करें, उनका रेगुलेशन कम करें, और सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसी एक्टिविटीज, माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करें। सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।